and welcome to the class. तो दिस क्लास इज़ ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001. ठीक है, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 का ये क्लास है और हम ये आज क्लास में, क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है, थोड़ा इसका बेस पढ़ने वाले हैं कि ये एक्ट है क्या, कैसे आया, और कोई भी रेंट कंट्रोल एक्ट जो भी आपको इंडिया में दिखाई देते हैं वो कैसे आने शुरू हुए उसके बारे में थोड़ा सा समरी हम देखेंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है समरी. क्योंकि आप सिर्फ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट की अगर बात करते हैं तो स्पेसिफिकली राजस्थान स्टेट पे हो गया एप्लीकेबल, लेकिन इसके अलावा हर अपने स्टेट का एक अलग एक्ट है रेंट कंट्रोल का. बी इट उत्तर प्रदेश, बी इट एमपी, बी इट हरियाणा, सभी का है. क्योंकि जो स्टेट का सब्जेक्ट है, ये जो हाउसिंग सब्जेक्ट होता है वो आपका कहाँ आता है, स्टेट लिस्ट में आता है. ठीक है, कहाँ आता है, स्टेट लिस्ट में आता है. तो इसी वजह से हर जो स्टेट है उसका अपना अलग रेंट कंट्रोल एक्ट है. ठीक है, तो जो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है ये आपके लिए स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप आरजीएस दे रहे हो. चाहे आप प्री की बात करो, चाहे आप मेन की बात करो, काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन आपका इसमें से आ जाता है. तो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 एक्ट नंबर 1 है 2003 का, और ये आज हमारा वीडियो पार्ट 1 है. तो लीगल हिस्ट्री पहले जान लेते हैं रेंट कंट्रोल के बारे में. देखिए, रेंट कंट्रोल की जो शुरुआत हुई थी, आप समझिए बच्चे, ये जो हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब हुआ तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में हाउसिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आने लगी और ये प्रॉब्लम सीवियर हो गई थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के में. ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज़, बी इट यूएस, बी इट यूके, मतलब सभी कंट्रीज़ जो है, उस वक्त यूके नहीं करेंगे हम, तो मतलब सभी कंट्रीज़ जो थी अपने रेंट कंट्रोल एक्ट बना रहे थे ताकि हम वेलफेयर कर सकें, वेलफेयर टूल की तरह इसको इस्तेमाल कर सकें. तो इसी तरीके से इंडिया ने भी करा. प्री इंडिपेंडेंस टाइम से ये यहाँ पर इंडिया में प्रिवेल करते हैं रेंट कंट्रोल एक्ट. जैसे कि इंडिया में पहला रेंट कंट्रोल लेजिस्लेशन जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बॉम्बे में 1918 में ही आ गया था. उसके बाद कलकत्ता में भी 1920 में आया इस तरीके से एक्ट. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आई टोल्ड यू, ख़त्म होते होते मेजर सिटीज़ एंड टाउन्स जो कंट्रीज़ में थे वहाँ पर रेंट कंट्रोल मेजर्स थे वो आ गए थे. क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुआ तो उसके बाद में हाउसिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई थी, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई थी. ठीक है, और फिर इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद हाउसिंग की प्रॉब्लम होने की वजह से जो लैंडलॉर्ड थे, ठीक है, भूस्वामी जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, वो जो टेनेंसी जो थे, किराएदारी थी, उसमें जो रेंट फिक्स करने लगे वो अपनी मर्जी से फिक्स करने लगे और काफ़ी ज़्यादा. क्योंकि आप सोचिए कि रहने के लिए घर नहीं है, ठीक है, क्योंकि लौट रहे थे सब सोल्जर्स घर, रहने के लिए घर नहीं, उसमें भी टेनेंट जो थे वो इविक्ट किए जाते थे अपनी मर्जी से लैंडलॉर्ड की. तो ये सारी प्रॉब्लम जो अर्बन एरियाज़ में जो यहाँ पर देखी गई, ऑब्जर्व की गई, उसके बाद में इंडिया में रेंट कंट्रोल लॉज जो थे आए. मतलब इंडिया में भी नहीं, हम कहेंगे सारे वर्ल्ड में आने लगे थे, तो इंडिया में भी आने लगे थे. तो इंडिया के जो रेंट कंट्रोल है वो जो थे उनको 3 फेजेस में हम देखते हैं कि तीन डिस्टिंक्ट फेजेस में वो आए. जैसे प्री इंडिपेंडेंस लेजिस्लेशन देखिए, इनको फर्स्ट जनरेशन लॉज बोलते हैं. उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस लेजिस्लेशन आए जो कि टेनेंसी के राइट को प्रोटेक्ट करते थे. ठीक है, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस लेजिस्लेशन आए ये बेसिकली किसको प्रोटेक्ट करने के लिए आए, टेनेंसी को. और जो सेकेंड जनरेशन लॉज थे ना, सेकेंड जनरेशन लॉज मतलब जब बहुत ज़्यादा लॉज बनने लगे थे इंडिपेंडेंस के बाद में, वो जो लॉज बनते थे वो ज़्यादा फेवर किसको करते थे, वो टेनेंट को फेवर करते थे. तो ये तरीके से हम एक तरीके से पूरा मॉडल जो था वो जो टेनेंट के फेवर में चला गया था. तो लेजिस्लेशन ने इम्प्लीमेंट किया था एक मॉडल रेंट कंट्रोल लेजिस्लेशन 1992 में, और यहाँ से फिर उसके बाद में थर्ड जनरेशन लॉज जो हैं आने शुरू हुए. तो सेकंड जनरेशन रेंट कंट्रोल लॉ थे वो एक फेवर, टेनेंट के फेवर में ही होते थे. मैंने आपको बताया बायस्ड प्रोविजंस रहे ये, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगी. तो ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 129th रिपोर्ट में देखा है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्प्यूट कोर्ट में आते थे वो रेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड होते थे. मतलब कि टेनेंट को इविक्ट किया जाता था तब वो सूट लेके आते थे, ज़्यादातर यही प्रॉब्लम होती थी. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आई टोल्ड यू कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हाउसिंग है वो स्टेट सब्जेक्ट्स है. सो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स कि वो रेंट कंट्रोल लॉज बनाए. ठीक है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू इन्फोर्स द रेंट कंट्रोल लॉज. लेकिन अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गाइड
द स्टेट्स टू मेक द लॉज इन विद रिगार्ड टू रेंट कंट्रोल, ठीक है। तो वो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट गाइड कर सकते हैं, लेकिन पावर अल्टीमेटली स्टेट के पास में है। तो इसीलिए अलग अलग स्टेट्स में अपने अलग अलग रेंट कंट्रोल एक्ट होते हैं, लेकिन रेंट कंट्रोल की जो आत्मा है, सोल है, बेस है, वो बी इट एनी स्टेट सेम रहता है। क्योंकि हमें अच्छे से पता है कुछ टर्म्स हमेशा हमें देखने को मिलती हैं। एक व्यक्ति होता है जिसको लैंडलॉर्ड कहते हैं, एक व्यक्ति होता है जिसको टेनेंट कहते हैं, और इन दोनों के बीच में एक रेंट एग्रीमेंट होता है। फिर इन दोनों के बीच में जो रेंट एग्रीमेंट होता है, वो रेंट एग्रीमेंट होता किसको है, प्रीमाइसिस को लेकर के है, ठीक है। लैंडलॉर्ड के पास कुछ अधिकार होते हैं, टेनेंट के पास कुछ अधिकार होते हैं। लैंडलॉर्ड टेनेंट को इविक्ट नहीं कर सकता, और किन कंडीशन में इविक्ट कर सकता है। तो ये बेस चीजें हैं, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेट वी फाइंड द सेम थिंग। सो अगर हम इन चीज़ों को किसी भी पर्टिकुलर स्टेट से लिंक करते हुए समझ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो इसीलिए आप कोई भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इन एक्ट को समझेंगे तो आपको काफ़ी जो है चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो हमने कहा कि इंडिपेंडेंस के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने एक मॉडल प्रिपेयर करा, मॉडल रेंट कंट्रोल लेजिस्लेशन 1992 में। इसको वाइड सर्कुलेट किया गया। फिर भी ऐसा कुछ हम कहें कि उस वक्त जो लॉज थे, कानून थे, उसमें कुछ एक बहुत ही बढ़िया एक चमत्कारी एक इवोल्यूशन हो गया था। कुछ नहीं हुआ था, सिचुएशन चेंज नहीं हुई थी, तो हर स्टेट ने अपने अपने एक्ट बनाने शुरू कर दिए। देखिए, जो कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है रेंट कंट्रोल एक्ट किसी भी स्टेट का, वो दो ऑब्जेक्टिव को लेके चलते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि टेनेंट को इविक्ट ना किया जाए घर से, जहाँ पे वो रह रहा है उसको इविक्ट ना किया जाए घर से। लेकिन फिर वहीं पर एक्सेप्शन आती है कि अगर वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनके एग्रीमेंट के बीच में उन टर्म्स एंड कंडीशन को तोड़ दे, तो अगर वो उन टर्म्स एंड कंडीशन को तोड़ दे तो वो इविक्ट कर सकता है। आई टोल्ड यू अर्लियर, अभी अभी आपको बताया कि लैंडलॉर्ड के पास ये अधिकार होते हैं दैट ही कैन इविक्ट द टेनेंट इन सर्टेन सिचुएशंस। और कौन कौन से जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, वो टेनेंट के पास है, दैट लैंडलॉर्ड कैन नॉट इविक्ट हिम। तो वो दोनों चीजें यहाँ पर रेंट कंट्रोल एक्ट बताते हैं। और इसके अलावा एक स्टैंडर्ड रेंट होता है, आप उसको ही मतलब आप बोलो किसी को छोटा सा मकान है, उसकी आप मतलब 20-25 हज़ार रुपए ले, डिपेंड करता है आप किस एरिया में है। तो जो रेंट होता है एक रीजनेबल होना चाहिए। ये दोनों ऑब्जेक्टिव के साथ में रेंट कंट्रोल एक्ट बनते हैं। तो आई टोल्ड यू कि मोस्ट एक्ट जो होते हैं वो लैंडलॉर्ड को राइट देते हैं कि आप इविक्ट कर सकते हैं टेनेंट को, अगर वो आपके मतलब कुछ ऐसे एक्ट करता है जो आपने आपस में कंडीशन तय करी थी और वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो फुलफिल नहीं करता, कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं चलता। तो कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू लैंडलॉर्ड जो है टेनेंट को, कॉमन है, ये कॉमन है। आई टोल्ड यू कि ये रिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेट ये आपको काम आने वाला है। तो ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ टेनेंसी, जिस कंडीशन पे हमने आपको किराएदारी दी है, अगर आप उस कंडीशन को ही ब्रीच करते हैं ऑब्वियसली आपको इविक्ट करा जाएगा। सब लेटिंग, आपको टेनेंट ने कहा था, सॉरी लैंडलॉर्ड ने कहा था कि ये घर है हम आपको दे रहे, आगे आप किसी को नहीं देंगे। लेकिन अगर आप उसको सबलेट कर दे रहे हो, आगे आप तो रह रहे हो, आपने क्या किया, ये घर आपको दिया था मकान मालिक ने, आपने इस घर के एक कमरा जो है किसी और को किराए पे दे दिया, तो फर्दर सबलेटिंग करी, आपके कॉन्ट्रैक्ट में था, आप ऐसा नहीं करोगे, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो और आपको फिर वो इविक्ट कर सकता है लैंडलॉर्ड। अगर रेंट का पेमेंट का अग्रीमेंट हुआ है कि इतने टाइम तक अग्रीमेंट जो है हमने किया है, इतने टाइम के अंदर अंदर आप हमें पेमेंट देते रहेंगे रेंट की, तो अगर वो नहीं करता है और वो डिफॉल्ट करता है पेमेंट देने में तो भी इविक्शन हो सकता है। और अगर खुद के लिए लैंडलॉर्ड कहता है कि भाई मुझे खुद यहाँ पे कोई घर जो है बनाना है, या मुझे यहाँ पे अभी बिल्डिंग बनानी है, या इस घर को मुझे इस्तेमाल करना है किसी और पर्पस के लिए, खुद के रहने के लिए करना है, या बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में मुझे ऑफिस खोलना है, तो अगर खुद के लिए ज़रूरत है तो मैं इविक्ट करूंगा, लैंडलॉर्ड इविक्ट करेगा। फिर कहता है मेटीरियल डिटोरेशन इन द कंडीशन ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की जो कंडीशन है उसमें बहुत बड़ा भाई आप चेंज कर देंगे तो वो बिल्कुल आपके कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट चला जाएगा। ये घर है, इस घर में 4 कमरे हैं, आपने एक कमरा तुड़वा दिया और क्या किया, उसकी जगह ओपन कुछ भी बना लिया, तो दैट इज नॉट द थिंग, आपने बिल्कुल स्ट्रक्चर चेंज कर दिया घर का, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू बी राइट इन एनी लॉ एंड यू आर गोइंग टू बी पनिश्ड एंड यू कैन बी इविक्टेड। लैंडलॉर्ड आपको इविक्ट कर सकता है।
तो हम जब हम बात करते हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट की, तो इस रेंट कंट्रोल एक्ट को जो कंसेंट मिली थी प्रेसिडेंट साहब की वो 25 फरवरी 2003 को मिली थी। और ये जो एक्ट था कंसेंट 25 फरवरी को लेके बैठा, लेकिन आया कब था, ये आया कब है, ये 1 अप्रैल 2003 को आया है। ठीक है, तो ये बेसिक डेट है, 25 फरवरी को कंसेंट मिल गई थी, लेकिन आया कब है, 1 अप्रैल को आया है। ठीक है, फिर हमें देखना है इस एक्ट ने, इससे पहले राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 के आने से पहले एक्ट था राजस्थान प्रीमाइसिस कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1950, उसको रिपील करके ये एक्ट आया है। ये एक्ट आया है किस लिए आया है, आई टोल्ड यू, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव एक किसी रेंट कंट्रोल एक्ट का है सेम ऑब्जेक्टिव यहाँ पर भी है। ये एक्ट है प्रोवाइड करने के लिए इविक्शन को कंट्रोल करने के लिए आया है ये, और मतलब कि जो राजस्थान के लिए स्पेसिफिकली आया है कि ज़बरदस्ती किसी टेनेंट को घर से बाहर ना निकाला जाए, स्टैंडर्ड रेंट हो, तो ये इस चीज़ के लिए इसका ये ऑब्जेक्टिव है। और राजस्थान स्टेट लेजिस्लेचर ने इसको 52nd ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया में जो है वो इनेक्ट किया था। और अगर मैं स्ट्रक्चर समझाऊँ आपको, तो स्ट्रक्चर में मोटे मोटे तौर पे, हालांकि इसमें 7 चैप्टर में भी आप देखेंगे A-B पार्ट करके एक चैप्टर में ऑलरेडी जो है काफ़ी चेंजेस हुए हैं, वो ऐड किए गए हैं, तो वो भी है, मतलब मैं आई विल टेल यू कि कहाँ पे कौन से चैप्टर में है। और 4 स्केड्यूल इसके अंदर जोड़े गए हैं A-B-C-D, तो स्केड्यूल कौन से हैं, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके टोटल 7 चैप्टर है मोटे मोटे तौर पर, लेकिन ऐसे कुछ चैप्टर है जहाँ पर जो है A-B करके जोड़ा गया, और वो है 5th A और 5th B, तो ये भी जुड़े हुए हैं, तो मतलब आप 9 चैप्टर बोल सकते हैं। 4 इसके स्केड्यूल हैं और टोटल इसके 32 सेक्शन हैं। ठीक है, अब आज से चलते हैं। सबसे पहले देखो, अभी आपको इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन 2 को पढ़ने के लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाली हूँ, जो ट्रिक आपके बहुत काम आएगी आपके आने वाले एग्जाम में। आप कभी नहीं भूलोगे ट्रिक के माध्यम से जब पढ़ लोगे कि सेक्शन 2 की कौन सी क्लोज क्या कहती है। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सेक्शन 1 आपको कहता है शो टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, तो इस एक्ट को हम क्या कहेंगे, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 कहेंगे। ये एक्ट एप्लीकेबल कहाँ होता है, देखो जो ये अब राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट बना था उस वक्त ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए बना हुआ था। बाद में म्यूनिसिपल एरिया जो स्टेट गवर्नमेंट को ठीक लगा, नोटिफिकेशन निकाल के ऑफिशियल गैजेट में वो टाइम टू टाइम स्पेसिफाई करते रहे, और वो उसको नोटिफाई करके बढ़ाते रहे एरिया को। और ये कब से फोर्स में आएगा, 1 अप्रैल 2003 से ये फोर्स में आ गया। दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू। सेक्शन 2 की मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ, आप उस ट्रिक को ध्यान से पढ़िएगा। जब ये मैं आपको क्लोज समझा दूंगी उसके बाद। तो सबसे पहले देखो सेक्शन 2 क्या कहता है, आपको एमिनिटीज बताता है। एमिनिटीज को हिंदी में बोलते हैं सुख सुविधा। क्या बोलते हैं, एमिनिटीज को हिंदी में बोलते हैं सुख सुविधा। तो सुख सुविधा में क्या क्या चीजें आती हैं, एक घर बना है, ऑब्वियस सी बात है उसमें पानी भी चाहिए होगा, बिजली भी चाहिए होगी, आने जाने के रास्ते भी होंगे, जीना भी होगा, स्टेयरकेस, सीढ़ियाँ, नेचुरल लाइट भी वहाँ होगी, लेबोरेटरी शौचालय भी आएंगी, लिफ्ट भी आएंगी, कंजर्वेंसी साफ सफाई भी होगी, सैनिटरी सर्विसेज साफ सफाई की सर्विसेज भी होंगी, टेलीफोन सर्विसेज भी होंगी, टीवी केबल सर्विसेज और द लाइक। अब जब यहाँ पर इन्होंने वर्ड यूज करा इंक्लूड और यहाँ वर्ड यूज करा और द लाइक, मतलब ये तो है ही, इनके जैसे ही और जितने भी आ जाएं। जैसे एक एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, क्या वाईफाई को हम एमिनिटीज में इंक्लूड करेंगे, तो बिल्कुल करेक्ट बात है, आप वाईफाई को एमिनिटीज में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अब वाईफाई भी इट्स ऑल्सो ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो इसीलिए उसको भी एमिनिटीज में इंक्लूड करेंगे। फिर उसके बाद क्लोज बी कहती है कि एपेलेंट रेंट ट्राइब्यूनल क्या होता है, तो सिर्फ इतना कहा है कि एपेलेंट रेंट ट्राइब्यूनल का मतलब वो ट्राइब्यूनल जो सेक्शन 19 में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पूछा लैंडलॉर्ड क्या होता है, तो लैंडलॉर्ड को ध्यान से समझना, लैंडलॉर्ड का मतलब भूस्वामी, मकान मालिक, अगर उसको हम अपने शब्दों में कहें तो मकान मालिक कौन होता है। देखो मकान मालिक वो व्यक्ति तो होता ही है जिसका घर है, लेकिन इन्होंने कहा मकान मालिक वो व्यक्ति होता है फॉर द टाइमिंग, देखो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो व्यक्ति हु फॉर द टाइमिंग, जो उस समय के लिए रिसीव कर रहा है क्या, रेंट। ठीक है, रिसीव कर रहा है या फिर इंटाइटल्ड है रिसीव करने के लिए। अब जब मैंने ये वर्ड यूज करा इंटाइटल्ड, इसका मतलब उसको किसी ने कहा कि एक व्यक्ति ए
उसने कहा कि जाओ आप ये जो है लेकर आ जाओ, क्या किराया लेके आ जाओ। तो जिसको भेजा गया वो जिसको जो एंटाइटल्ड है रिसीव करने के लिए, बिकॉज उसके पास चले मान लो पोजेशन है, ऑनर है, तो एंटाइटल्ड हो गया वो। तो अगर एक घर जो है वो बी को दे रखा है कि इसको आपकी टेक केयर करना, इसमें जो मतलब रहते हैं लोग उनसे किराया लेते रहना, तो एंटाइटल्ड हो गया वो। तो रिसीव द रेंट ऑफ एनी प्रीमाइसेस। अब ये वर्ड प्रीमाइसेस क्या है, क्या इसमें सिर्फ घर आता है? अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसमें क्या क्या आता है। अब देखो, वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और एज एन एजेंट, चाहे तो वो खुद ही मतलब खुद ही अपने आप, मतलब मेरा घर है, एक का घर है, वो खुद ही किराया कलेक्ट कर रहा है, या फिर वो देखो वेदर ऑन हिज अकाउंट और एज एन एजेंट, ट्रस्टी, गार्डियन और रिसीवर फॉर एनी दी पर्सन। उसको एजेंट के तौर पे यूज किया गया, एजेंसी है तो आपको अच्छे से पता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, ट्रस्टी है इंडियन ट्रस्ट एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, गार्डियन है तो पर्सनल लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट ये सब एप्लीकेबल हो जाएगा, रिसीवर है तो सीपीसी ऑर्डर 40 एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये सारे के सारे यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। तो कोई किसी को रिसीवर नियुक्त किया गया तो वो भी इसके अंदर आ गया, मतलब रिसीवर है तो वो किराया भी रिसीव करेगा तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। वो एंटाइटल्ड होना चाहिए। The only thing which we have to keep in our mind that the person is entitled to receive the rent. If the person is entitled to receive the rent, it means the person is landlord. बस इतना याद रख लेना। अगर वो पर्सन entitled है, उसको कहा गया है कि आप किराया कलेक्ट करो तो रिसीव करो, तो रिसीव कर रहा है तो द पर्सन इज लैंडलॉर्ड। ठीक है, ठीक है, समझ आ गए बिल्कुल। अब आता है क्लोज डी, कहता है आप वर्ड यूज करेंगे इसके अंदर हमारे एक्ट में, लीज वर्ड यूज करेंगे। तो लीज का मतलब क्या होगा? लीज का मतलब वही होगा जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में 105 से आप प्रोविजन पढ़ते हो 117 तक। तो लीज का क्या मतलब होगा? वही होगा भाई जो हम 105 से लेके और 117 तक पढ़ते हैं, कहाँ? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं म्यूनिसिपल एरिया। तो म्यूनिसिपल एरिया का मतलब राजस्थान म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट हमने पहले से बना रखा है, उसके अंदर है। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रीमाइसेस। तो प्रीमाइसेस क्या होता है? प्रीमाइसेस का मतलब होता है, सुनते रहिएगा, दो यहाँ पर बात समझने वाली है। पहली बात में कह रहे हैं कोई भी जमीन, लेकिन वो जमीन एग्रीकल्चर नहीं होनी चाहिए। कोई भी जमीन यहाँ पे प्रीमाइसेस हो जाएगी, मतलब अगर जैसे ये किसी का घर है और घर के बराबर में ऐसे ही कोई प्लॉट पड़ा है, उस पर खेती नहीं हो रही, बस ओनली कंडीशन इज कि एग्रीकल्चर नहीं होना चाहिए, खेती नहीं होनी चाहिए, तो वो प्रीमाइसेस में हम इंक्लूड कर लेंगे। दूसरा, कोई भी बिल्डिंग या बिल्डिंग का कोई भी पार्ट, फिर वही बात है, वो फार्म नहीं होना चाहिए, खेत नहीं होना चाहिए। लेट और इंटेंडेड टू बी लेट, जो जिसको हमने किराए पे दिया है या इंटेंशन रखते हैं कि हम इसको किराए पे देंगे, दोनों पर्पसेस के लिए, रेजिडेंस के लिए भी और कमर्शियल के पर्पसेस के लिए, ये किसी और पर्पस के लिए भी हम दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हमने बोल दिया कि ये हमारा प्लॉट पड़ा है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, शादी ब्याह का, तो आप कर लो, कोई बात नहीं, कुछ भी आप कर सकते हो, किसी भी पर्पस के लिए आप उसे यूज कर सकते हो। अब इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी? इसमें गार्डन भी आ जाएंगे, घर में कोई बाग बगीचे होंगे, कोई ग्राउंड्स होंगे, कोई गोदाम होंगे, कोई गैराज होएगा, आउट हाउसेस तो समझते हैं, ये घर है, घर के बाहर ही अगर कोई सर्वेंट हेडक्वार्टर बना रखा है, सर्वेंट क्वार्टर, हेडक्वार्टर नहीं, सर्वेंट क्वार्टर्स बना रखे हैं, ये कुछ भी आउट हाउसेस बना रखे हैं, गेस्ट के लिए कुछ बना रखा है, तो ये सब इसके अंदर आ जाएगा। इफ एनी अप्रूव टेनेंट टू सच बिल्डिंग, अप्रूव टेनेंट का मतलब उसी बिल्डिंग के साथ में अटैच्ड होते हुए, अगर वहाँ अंदर नहीं है, बाहर कहीं पे अटैच्ड है, मतलब बहुत ही बड़ा बंगलो है और वहाँ यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ बना हुआ है, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। और फर्नीचर भी आ जाएगा, फर्नीचर जो लैंडलॉर्ड टेनेंट के यूज के लिए देता है, आपको अच्छे से ही पता होगा, आज तो बहुत ये आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, सेमी फर्निश्ड हाउस है भाई, ठीक है, या फिर फुल्ली फर्निश्ड हाउस है, ठीक है। तो भाई फुल्ली फर्निश्ड है, पूरा फर्नीचर लगा के लैंडलॉर्ड देते हैं। फिर उसके अलावा कोई भी फिटिंग करते हैं, कोई भी एमिनिटीज उसके अंदर लगाते हैं, एनी फिटिंग्स अफिक्स टू, तो फिक्स अफिक्स में मतलब पंखे लगाए हैं, लाइटें लगाई हैं, खिड़कियां लगाई हैं, टैप लगाई है, तो ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी, वो भी उसके अंदर आ जाएंगी प्रीमाइसेस में, टैप, ठीक है, टंकी। फिर सच बिल्डिंग और पार्ट फॉर द मोर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट, ऑब्वियस टैप लगा रहे हैं एक बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए, अगर किसी के यहाँ जेट पंप लगा है, मोटर लगी है पानी के लिए, तो सब वो चीजें किसमें आ जाएंगी? वो सारी की सारी चीजें विल बी इंक्लूडेड इन एमिनिटीज। फिर उसके बाद कह रहे हैं कोई भी लैंड जो अप्रूव टेनेंट है एंड टू एंड लेट विद एनी सच बिल्डिंग और पार्ट, बट यहाँ तक पढ़ेंगे हम, एनी लैंड अप्रूव टेनेंट टू एंड लेट विद एनी सच बिल्डिंग और पार्ट,
ठीक है। जैसे ये वाला घर है, घर के बराबर में ही उसके बाहर किचन गार्डन है घर के बाहर, और वो ज़मीन इसी घर की है, तो वो भी इंक्लूड हो जाएगी किसके अंदर, वो भी इंक्लूड हो जाएगी हमारे किसमें, यहाँ पर प्रीमाइसेस में। लेकिन उसके अंदर एक ऐसा रूम या ऐसा अकोमोडेशन नहीं होगा जिसको हम होटल बोलें, जैसे धर्मशाला बोलें, इन बोलें, सराय बोलें, लॉजिंग हाउस बोलें, या बोर्डिंग हाउस बोलें, या हॉस्टल बोलें। ये सब चीज़ें घर में नहीं आएंगी, मतलब प्रीमाइसेस में नहीं आएंगी, जिसको कि किराए पे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर हम इंक्लूड करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन कहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक बार प्री में आ भी चुका, क्या कि जो टॉप ऑफ द रूफ है, अब देखो छत क्या हुआ, जो बस ये घर बना हुआ है, इसकी सीलिंग, ये छत का जो ऊपर का पोर्शन है, तो क्या हम इसको किराए में इंक्लूड करेंगे, क्या इसको प्रीमाइसेस में देंगे। और अगर किसी व्यक्ति ने अपना घर दे रखा है किराए पे, तो घर की जो छत हुई, क्या उसको भी किराए पे दिया, तो एक्सप्लेनेशन कहती है कि उसको हम किराए में इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, अगर उन्होंने ऑलरेडी आपस में एग्रीमेंट बनाया कि जो घर की जो छत होगी वो भी टेनेंट यूज कर सकता है, दैट विल बी इंक्लूडेड इन दिस, अदरवाइज छत को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद FA, ये अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया था, तो जो FA है वो कहता है रेंट अथॉरिटी। अब क्योंकि उसने रेंट अथॉरिटी अपने साथ ऐड करी, ये 2007 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया, क्योंकि उसने अपने साथ रेंट अथॉरिटी ज्वाइन करी, तो रेंट अथॉरिटी का मतलब ऑफिसर है जिसको अपॉइंट करेंगे हम 22A में। ठीक है, सारे प्रोविजन हम आराम से पढ़ेंगे, इसीलिए अब क्योंकि रिलेट करते हुए जब पढ़ेंगे, जब हम इस तक पहुंच जाएंगे। तो क्लोज जी कहता है रेंट ट्राइब्यूनल, रेंट ट्राइब्यूनल का मतलब होता है वो ट्राइब्यूनल जो हम सेक्शन 13 में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है सीनियर सिटीजन, तो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का स्पेसिफिकली जो सीनियर सिटीजन है उसका मतलब 65 ईयर्स है या फिर उससे ज़्यादा है। फिर उसके बाद आता है टेनेंट, हमारे लिए काम की डेफिनेशन 3 है, लैंडलॉर्ड, प्रीमाइसिस और टेनेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेनेंट कौन होता है, टेनेंट वो व्यक्ति होता है, अब इसको सुनना, 2 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है और वो ऐसी इंपॉर्टेंट है, इस पूरे जो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है आपको पॉइंट, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। टेनेंट वो व्यक्ति है जिसके द्वारा, कि जिसके बिहाफ पे, ऑन अकाउंट, जिसकी जगह पे, जिसके बिहाफ पे कोई व्यक्ति रेंट देता है, और वो रेंट कैसा होता है, फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, वुड बी पेएबल फॉर एनी प्रेमाइसेस, वो किसी भी प्रेमाइसेस के लिए पेएबल होगा लैंडलॉर्ड को। यहाँ पर सिंपल सी बात हो गई, ठीक है, इतनी बात यहाँ पर पहले इन्होंने इतनी बात कही कि जो भी व्यक्ति रेंट दे रहा है किसको पेएबल है, लैंडलॉर्ड को, एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, या जिसके बिहाफ पे कोई रेंट दिया जा रहा है वो व्यक्ति हो गया हमारा टेनेंट। उसके बाद में कह रहे हैं कि यहाँ पर वो व्यक्ति भी आ जाएगा, इंक्लूडिंग द पर्सन हु इज इन कंटिन्यूइंग इन इट्स पोजेशन, वो पोजेशन में है आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ हिज टेनेंसी, उसकी टेनेंसी को टर्मिनेट कर दिया गया, अदरवाइज देन बाय एन ऑर्डर और डिक्री फॉर इविक्शन पास अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत कोई डिक्री आती है, ऑर्डर आता है उसे निकालने का, उसके बावजूद उसे टर्मिनेट कर दिया था कि जाओ भाई निकलो यहाँ से, उसके बावजूद भी वो प्रीमाइसेस में रह रहा है, तो इट विल बी इंक्लूडेड टेनेंट। क्यों इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि भैया जब तक वो रहेगा उसको किराया तो उसका देना पड़ेगा, तो सिंपल, तो उसको टेनेंट हम मानेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास ये हमारी जो क्लोज है, क्योंकि हम आई के थ्रू चल रहे हैं, देखो GHI, तो ये क्लोज तो हमारी हो गई आई का हमारा जो सब क्लोज 1 है वो हमने पढ़ लिया कि टेनेंट क्या होता है, और फिर जो हमारी सब क्लोज 2 है वो हमें कहती है अगर एक व्यक्ति की जो कि एक्चुअल में किराया दे रहा था या जिसके भी हाफ पे किराया दिया जा रहा था, अगर वो व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो अगर हमारा घर जो है वो दिया गया है रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए, तो उसके की मृत्यु के बाद अब हमारा टेनेंट कौन बनेगा, ठीक है, रेजिडेंस पे दिया गया है, तो उसकी मृत्यु के बाद जो व्यक्ति था, ये वाला टेनेंट हमारा, इसकी मृत्यु के बाद अब कौन बनेगा हमारा टेनेंट, और अगर हमने कमर्शियल पर्पस के लिए दिया था तो हमारा टेनेंट कौन बनेगा। तो हम समझते हैं अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दिया गया था तो कोई भी व्यक्ति उसकी फैमिली मेंबर में से, चाहे उसका स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ एज द केस में भी, चाहे उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी मदर, फादर, जो भी उसकी डेथ के टाइम पर उसके साथ एज ए मेंबर ऑफ फैमिली रह रहे थे, तो वो रेजिडेंस के अंतर्गत वो किराएदार बन जाएंगे उसकी जगह पर, ठीक है। फिर दूसरे कह रहे हैं कमर्शियल पर्पसेस के लिए, तो सेम यही रिलेटिव्स हैं, लिविंग स्पाउस, सन, डॉटर, मदर, फादर, जो उस वक्त उसके साथ बिजनेस कर रहे थे, कमर्शियल में उसके साथ इन्वॉल्व थे, कैरी कर रहे थे बिजनेस, जब उसकी डेथ हुई। एक एक वर्ड आई टोल्ड यू, मैं आपको एक्सप्लेनेशन बिल्कुल वही बता रही हूँ जो कि बेयर एक्ट में लिखा है। देखो, इन द इवेंट ऑफ
डेथ ऑफ द पर्सन रेफर टू इन सब क्लोज वन, तो यहाँ पे जो व्यक्ति उसकी अगर डेथ हो गई, इन केस ऑफ प्रेमाइसेस लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस हिज सर्वाइविंग स्पाउस, तो जो भी स्पाउस है, बेटा बेटी मदर फादर हु हैज़ बीन ऑर्डिनरली रिसाइडिंग विद हिम, जो उसके साथ वहाँ पर रह रहे थे इन सच प्रेमाइसेस एज मेंबर ऑफ हिज फैमिली, उसकी फैमिली मेंबर की तरह उसकी डेथ के टाइम पर, तो वो यहाँ पर इंक्लूड कर लिए गए। उसके बाद आता है इन केस ऑफ प्रीमाइसेस लेट आउट फॉर कमर्शियल और बिजनेस पर्पसेस, तो हमने अभी पढ़ा कि हम प्रीमाइसेस दोनों पर्पसेस के लिए दे सकते हैं, तो जो भी उसका सर्वाइविंग स्पाउस है वही सन डॉटर मदर फादर जो उसके साथ बिजनेस कर रहे थे, तो वो वहाँ पे टेनेंट की जगह पर आ जाएंगे। फिर क्लोज जे बोलता है ट्राइब्यूनल, तो ट्राइब्यूनल का क्या मतलब होता है, ट्राइब्यूनल का मतलब होता है एपेलेंट रेंट ट्राइब्यूनल या फिर रेंट ट्राइब्यूनल एज द केस में बी। अब हम सेक्शन 3 पे चलते हैं। सेक्शन 3 कहता है चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड, चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड जो है जो बात करता है किसके बारे में, क्योंकि उन्होंने इस सेक्शन में सेक्शन 3 में कहते हैं कि चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड जो है वो सर्टेन जगह पर एप्लीकेबिलिटी नहीं रखेंगे। कौन कौन सी जगह पर एप्लीकेबिलिटी नहीं रखेंगे उसके लिए हम पता होना चाहिए कि भाई चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड है क्या। देखो चैप्टर सेकंड बात करता है रिवीजन ऑफ रेंट के बारे में, और जो चैप्टर थर्ड है वो हमारे पास बात करता है टेनेंसी की, ठीक है। तो ये जो चैप्टर के जो प्रोविजन है, नोट टू अप्लाई टू सर्टेन प्रीमाइसेस एंड टेनेंसी, तो कुछ टेनेंसीज पे और कुछ प्रीमाइसेस पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब ये कौन कौन सी हैं, देखो आपके सामने ये 4th क्लोज दिख रही होगी, क्योंकि फर्स्ट से लेके 3 क्लोजेस को डिलीट कर दिया गया कहाँ पर, अमेंडमेंट एक्ट 2017 के दौरान। तो 4th क्लोज से ही हम पढ़ेंगे एनी प्रीमाइसेस बिलोंगिंग टू और लेट आउट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी मैं आपको बता दूं जितने भी रेंट कंट्रोल एक्ट होते हैं वो गवर्नमेंट प्रीमाइसेस की बात नहीं करते हैं, इसीलिए ये एक ड्रॉबैक भी माना गया है रेंट कंट्रोल एक्ट का। तो उन्होंने कोई भी प्रीमाइसेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करती है या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, स्टेट गवर्नमेंट से बिलोंग करती है, लोकल अथॉरिटी से 3 टायर कोई भी, एनी टायर कोई भी से भी वो बिलोंग करती होगी, तो उसको यहाँ पर हम क्या कहेंगे, वो यहाँ पर इन सेक्शन हमारा चैप्टर सेकंड और थर्ड वहाँ पर एप्लीकेबिलिटी नहीं रखेगा। फिर क्लोज 5th कहती है कि कोई भी प्रीमाइसेस जो कि किसी बॉडी कॉरपोरेट से बिलोंग करता है या फिर बॉडी कॉरपोरेट के को दिया जाता है, लेट आउट बाय दिया जाता है उसके द्वारा या फिर उससे बिलोंग करता है। बॉडी कॉरपोरेट कौन, जिसको सेंट्रल एक्ट या फिर राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत स्टैब्लिश किया गया, राजस्थान एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, किसी भी राजस्थान एक्ट के अंतर्गत। फिर उसके बाद क्लोज 6 कहती है कोई भी ऐसे प्रीमाइसेस जो कि गवर्नमेंट कंपनी, जो कि कंपनीज एक्ट 1956 में हमने डिफाइन करा है, वहां पर एप्लीकेबल होती है ना, वो कंपनी वहां पर फॉल करती है, तो उसको हम चैप्टर सेकंड और थर्ड के प्रोविजन नहीं करेंगे एप्लीकेबल। फिर उसके बाद 7th कहता है कोई भी प्रीमाइसेस जो कि देवस्थान डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करता है, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी जो कि वक्फ से रिलेटेड है और जिसको रजिस्टर किया गया है वक्फ एक्ट के अंतर्गत, तो वहां पर चैप्टर सेकंड और थर्ड के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके अलावा कोई भी प्रीमाइसेस जो कि रिलीजियस, चैरिटेबल या एजुकेशनल ट्रस्ट हो या ऐसे ट्रस्ट हो जिसको कि स्पेसिफाई करती है स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गजट में, या कोई भी प्रीमाइसेस जो कि बिलोंग करते हैं किसी यूनिवर्सिटी से, दिस इज इम्पोर्टेंट वन, आप इस पे मार्क कर लेना अपने बीए एक्ट में कि ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, प्री के लिए बहुत ज़्यादा, कि भाई जो यूनिवर्सिटी है कि भाई क्या है कि भाई जो यूनिवर्सिटी है तो क्या यूनिवर्सिटी इसमें आएगी, क्या यूनिवर्सिटी जो होगी वो यहाँ पर इंक्लूड होगी, तो इसका ध्यान रखिएगा यूनिवर्सिटी के ऊपर चैप्टर सेकंड और थर्ड एप्लीकेबल नहीं होता। तो कोई भी यूनिवर्सिटी जिसको किसी लॉ के द्वारा स्टैब्लिश किया गया, इन फोर्स है और द टाइमिंग इन फोर्स उस समय पर है, तो उस पर भी ये चैप्टर सेकंड और थर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। लास्ट है 10th जो कहते हैं कोई भी प्रीमाइसेस जो बैंक को दिए गए या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को या कॉरपोरेशन को दिया गया जिसको या सेंट्रल ने स्टैब्लिश किया है, स्टेट एक्ट ने स्टैब्लिश किया है, या कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा है, ऐसी कंपनीज वहाँ पर एप्लीकेबिलिटी नहीं रखेगा। अब यहाँ पर उन्होंने कहा बैंक के ऊपर भी यहाँ चैप्टर सेकंड और थर्ड एप्लीकेबल नहीं होने वाले। तो बैंक कौन से, देखो सिंपल, पहले उन्होंने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंपल सी बात है, दूसरा स्टेट बैंक की सब्सिडरी, तीसरा उन्होंने कहा करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक जिसको सेक्शन 3 बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अंतर्गत डालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कोई और बैंक जो कि शेड्यूल बैंक है सेक्शन 2 की क्लोज ई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत, तो ये बैंक सब हैं।
फिर 11th हमारा है कि कोई भी प्रीमाइसिस जो है लेट आउट किया गया फॉरेन कंट्री के सिटीजन को या फिर एम्बेसी को, हाई कमीशन को, किसी भी लेगेशन को, दूतावास को, या कोई भी बॉडी फॉरेन स्टेट की या फिर सच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को जिसको स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे नोटिफिकेशन में कि हमने ये दिया है, तो उसके ऊपर भी चैप्टर 2 और 3 के प्रोविजंस होंगे, वो एप्लीकेबिलिटी नहीं रखते। फिर सेक्शन 4 आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहता है रेंट टू बी एज अग्रीड, क्योंकि हमने लैंडलॉर्ड पढ़ लिया, ठीक है, लैंडलॉर्ड पढ़ लिया। फिर उसके बाद में हमने ये भी पढ़ लिया कि भाई टेनेंट कौन होता है, और टेनेंट को क्या देगा लैंडलॉर्ड, प्रीमाइसिस देगा, ये भी हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद में हमें ये भी तो देखना होगा कि भाई लैंडलॉर्ड ने परमिशन तो दे दी प्रीमाइसिस पे रहने के लिए, टेनेंट को दी क्यों है, किस लिए दी है, बिकॉज वो उसको किराया देगा। तो ये रेंट क्या होगा कि किराया होगा कैसे, क्या कहीं पर राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में कोई प्रोविजन बना है कि इतना किराया देंगे, तो कुछ नहीं है। सेक्शन 4 कहता है रेंट टू बी एज अग्रीड, जो आपस में दोनों एग्री कर लेंगे, रीजनेबल होना चाहिए, जो भी वो एग्री कर लेंगे वो रेंट हम पेमेंट करेंगे। तो रेंट पेबल किसी भी प्रीमाइसिस के लिए शैल सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, हमने कहा ना रीजनेबल होनी चाहिए, वो बाकी जो एक्ट के प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग बी सच, कैसा होगा, एज मे बी अग्रीड अपॉन बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, एज जितना भी आपस में वो लोग अग्री कर लेंगे। एंड इट शैल नॉट इंक्लूड, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, कि इसके अंदर हम एमिनिटीज के पैसे इंक्लूड नहीं करेंगे ना। व्हाट आई मीन बाय एमिनिटीज के पैसे, जैसे हमने कहा ए ने बी को बोला मैं आपका घर किराए पे चाहता हूँ, ए बी सेड ओके 5,000 रुपये महीना देना, तो ए बोला आपके घर में वाईफाई है, बी ने बोला हाँ बिल्कुल है, तो इसने बोला क्या मैं आपका वाईफाई यूज कर लूँ, कहता है देखो ठीक है वाईफाई यूज तो कर लो, लेकिन शर्त है 5,000 रुपये किराया, ज़्यादा तो मैं ले नहीं रहा, तो वाईफाई के इतने रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो ए एग्री कर जाता है, तो ठीक है, वेल एंड गुड है। वैसे तो एमिनिटीज़ जो हैं वो किराए में ही आती हैं, लेकिन अगर एमिनिटीज़ के चार्जेस को पेबल करने के लिए वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो चार्जेस होंगे वो जो होगा वो रेंट से अलग होगा। मेरी बात समझे आप, मैं फिर से दोबारा आपको समझाती हूँ अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो। देखो एक बात तो हो गई, हमने अभी पढ़ा सेक्शन 2 की क्लोज ए में एमिनिटीज़, तो एमिनिटीज़ आपको मिलेगी ही घर में, लेकिन अगर आप एमिनिटीज़ के लिए अलग से पे करने के लिए और अलग से पेमेंट लेने के लिए दोनों पार्टीज अग्री हो जाती हैं, तो वो जो चार्जेस होंगे वो हमारा जो किराया फिक्स हुआ ना 5,000 रुपये, उसमें कवर अप नहीं करेंगे। तो एंड इट शैल नॉट इंक्लूड द चार्जेस पेएबल फॉर एमिनिटीज विच मे बी अग्रीड अपॉन सेपरेटली एंड शैल बी पेएबल अकॉर्डिंगली, और वो उसी के अकॉर्डिंग फिर पेमेंट कर देना। अब सेक्शन 5 कहता है पेमेंट एंड रेमिटेंस ऑफ रेंट बाय टेनेंट, तो जो टेनेंट होगा वो पेमेंट किस तरह से करेगा किराए की। देखो अगर कुछ और उनके बीच में अग्री नहीं हुआ, मतलब ए ने बी को कहा इतना किराया 5,000 रुपये है, मैं आपको इस तरीके से दूंगा, इफ देयर इज नथिंग लाइक एनी मोड, कि मतलब उन्होंने आपस में तय नहीं करा कि किस तरीके से हम आपस में किराया देंगे, मतलब जो टेनेंट है वो किस तरीके से लैंडलॉर्ड को देगा, तो उस केस में क्या होगा, हर जो किराएदार होगा वो नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख तक ना, व्हाट आई मीन बाय नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख, मतलब जैसे अभी सितंबर है तो सितंबर का जो किराया होगा वो कब देगा, अक्टूबर की 15 तारीख तक देगा, ठीक है। तो अनलेस अग्रीड अदरवाइज एवरी टेनेंट शैल पे द रेंट बाय द 15th डे ऑफ मंथ नेक्स्ट फॉलोइंग द मंथ फॉर विच द रेंट इज पेएबल। फिर उसके बाद में सबसेक्शन 2 पे आ जाते हैं, जो कहता है जो भी टेनेंट होगा जो पेमेंट करेगा रेंट की, ठीक है, वो एंटाइटल्ड होगा कि उसको रिसीप्ट मिले, मतलब जब ए ने बी को किराया दिया 5,000 रुपये, तो बी उसको एक रिसीप्ट देगा कि हाँ मुझे मिल गई, उस पर साइन करके देगा, और या तो वो खुद साइन करेगा या उसका डिली अथोराइज्ड एजेंट उस पर साइन करके देगा, बिकॉज इट विल बी ए प्रूफ, है ना, ये एक प्रूफ की तरह काम करेगा, किसके लिए, टेनेंट के लिए, कि भाई मैं अपने पार्ट पे करेक्ट हूँ, आई हैव पेड टू यू द रेंट, मैंने पे कर दिया, बाद में कोई ऑब्जेक्शन ना उठाना इस चीज़ पे। तो ये सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3। और ये जो रेंट की पेमेंट है वो कैसे करेगा, तो टेनेंट जो है वो पेमेंट कर सकता है लैंडलॉर्ड को या उसके डिली अथोराइज्ड एजेंट को, दोनों को कर सकता है, इनमें से किसी भी माध्यम से। क्या क्या, सबसे पहले तो वो पर्सनली पेमेंट कर देगा, मतलब कैश से या चेक से या बैंक ड्राफ्ट से, या फिर वो बैंक अकाउंट में पेमेंट कर देगा, ठीक है, बैंक अकाउंट में जो लैंडलॉर्ड उसे स्पेसिफाई करेगा। अब देखो सबसेक्शन 4 बैंक अकाउंट के बारे में कह रहा है कि तो जिस म्यूनिसिपल एरिया में प्रीमाइसिस है ना
उसी म्यूनसिपल एरिया में जो हमारा लैंडलॉर्ड है उसका अकाउंट होगा, और वो उस अकाउंट नंबर को जब रेंट अग्रीमेंट बनेगा उसमें लिखेगा कि ये रेंट अग्रीमेंट में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा जो है क्या है, अकाउंट नंबर है, ठीक है। और उसमें बताएगा, बैंक का नाम भी बताएगा। देखो, द लैंडलॉर्ड शैल डिस्क्लोज टू द टेनेंट हिज बैंक अकाउंट नंबर एंड नेम ऑफ बैंक इन द सेम म्यूनसिपल एरिया जहाँ प्रीमाइसेस है, इन द रेंट अग्रीड बाय और बाय नोटिस सेंड टू हिम बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। हाँ, अगर इन केस उसने रेंट अग्रीमेंट में ये सब नहीं बताया तो वो नोटिस के थ्रू भी भेज सकता है, लेकिन इसको भी दिया ना एक्नॉलेजमेंट ड्यू, तो उस पर वो ऑब्वियस सी बात है, वो लिखवाएगा कि हाँ मैंने आपको बता दिया है, आई एम क्लीन एट माई पार्ट, मैंने अपने हाथ से काम कर दिया है। तो वो लैंडलॉर्ड के बताए हुए अकाउंट नंबर में भी डिपॉजिट कर सकता है, या फिर तीसरा माध्यम उसको बता रहे हैं कि वो पोस्टल मनी ऑर्डर के थ्रू भी जो है भिजवा सकता है। अब मैं आपको सेक्शन 2 की ट्रिक बताने वाली हूँ। जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगी वो आप सब लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अम्मी, आप नोट डाउन करिएगा सभी। अम्मी अप्पे ला ऐसे मूसी रीरी खुशी से टन टना री, ठीक है। तो अम्मी अप्पे लाई ऐसे कि भाई हमारी मूसी जिनका नाम रीरी है वो खुशी से टन टनारी, ठीक है। अम्मी अप्पे ला ऐसे मूसी खुशी से टन टनारी। अब देखो, अम्मी अप्पे ला ऐसे मूसी रीरी, मूसी का नाम भी याद रखना, रीरी है, खुशी से टन टनारी। तो क्लोज ए बोलता है एमिनिटीज, ठीक है। क्लोज ए क्या बोलता है, एमिनिटीज। तो अम्मी, ठीक है। फिर अप्पे, अप्पे यहाँ पर बी, क्लोज बी जो बोलता है एपेलेंट रेंट ट्राइब्यूनल, क्या बोलता है, एपेलेंट रेंट ट्राइब्यूनल। फिर उसके बाद में अम्मी अप्पे ला, ला से क्या हमारे पास आएगा, लैंडलॉर्ड, ठीक है, लैंडलॉर्ड। फिर डी से हमारे पास ला ऐसे क्या आता है, लीज, हमारे पास क्या आता है, लीज। फिर उसके बाद में मूसी, तो मूसी से आएगा म्यूनसिपल एरिया, म्यूनसिपल एरिया मतलब कि हमारा ABCDE में म्यूनसिपल एरिया आएगा। फिर उसके बाद में सी, मतलब अमूसी, सी यहाँ पर आएगा प्रीमाइसेस, ABCDEF, ठीक है। एफ में आया हमारे पास प्रीमाइसेस। फिर उसके बाद में जी नहीं आएगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, हमारे पास क्या आएगा, FA, इसको ध्यान रखना है आपको क्योंकि ये जो है वो अमेंडमेंट के बाद आया, तो ये रेंट अथॉरिटी आएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, जी नहीं आएगा, FA आएगा, तो रेंट अथॉरिटी यहाँ पे आएगा। तो मोसी रीरी, रीरी से रेंट अथॉरिटी, और फिर रेंट यहाँ पे जी आएगा, जी में रेंट ट्राइब्यूनल। तो वैसे भी हम ट्राइब्यूनल के आगे झाती जोड़ते हैं जी, बहुत बढ़िया आपके पास आना पड़ा, हमारी बहुत मजबूरी रही जी। तो जी यहाँ पे रेंट ट्राइब्यूनल के लिए जी लगाया। तो खुशी तो मैंने वर्ड यूज़ करा है आपकी ट्रिक बनाने के लिए। उसके बाद में आता है सी, तो सी से क्या आएगा, सीनियर सिटीजन, ठीक है ना। तो जी यहाँ FAFGH आ गया, सीनियर सिटीजन। फिर उसके बाद में आई आता है आपके सामने, HI है ना, आई आएगा आपके सामने। तो आई में आपके सामने क्या पर आएगा, सीनियर सिटीजन, और उसके बाद में आई से आया टेनेंट, टेनेंट आई, ठीक है ना, टेनेंट आई। फिर उसके बाद में टन टनारी, तो टनारी ट्री, ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो आई जे सबसे बाद में आएगा ट्राइब्यूनल, तो ट्राइब्यूनल आ गया, टन टना री ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो री ट्रिब्यूनल। तो ये आपके सामने ट्रिक हो गई सेक्शन 2 को याद करने की। 2 से 3 बार इसको पढ़ लेना, बिल्कुल याद हो जाएगी, कभी सेक्शन 2 नहीं बोलोगे, क्योंकि प्री में आपके सामने आ सकता है कि कौन सी जो क्लोज है वो क्या इंक्लूड करके बैठी है, तो आपको ये ट्रिक से याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।